दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक देश चुपचाप आर्थिक आपातकाल यानी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी के कगार पर कैसे पहुंच सकता है? पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड यानी कि बेहद हैरान करने वाली अपील सामने आई है, जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट और आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने देश के आम नागरिकों से सीधे यह आग्रह किया है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल तुरंत कम करें, एडिबल ऑयल्स यानी कि खाने के तेल की खपत में भारी कटौती करें, सोने यानी कि गोल्ड की खरीदी को कम से कम 1 साल के लिए टाल दे और गैर जरूरी फॉरेन ट्रैवल यानी कि विदेश यात्राओं पर जाने से बचे। इतना ही नहीं, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था को दोबारा कंपनियों में लागू करने की सलाह दी जा रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाने को कहा जा रहा है। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा आखिरी बार हमारे देश के इतिहास में कब हुआ था जब देश के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री को जनता के सीधे ऐसी अपील करनी पड़ी थी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर साल 1991 के उस काले दौर में जाना होगा जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से भी कम हो गया था। उस समय हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट का पैसा बचा था और देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने सोना हवाई जहाज में भरकर चुपचाप बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखना पड़ा था। क्या आज साल 2026 में भारत दोबारा उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है? क्या हमारे देश का पूरा करेंसी सिस्टम और भारतीय रुपया यानी कि रूपी एक बहुत बड़े कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों की उन गहरी परतों को खोलेंगे जिन्हें देखकर नीति निर्माताओं को होश उड़ चुके हैं। अगर आप अपनी जेब, अपने देश की संप्रभुता और आने वाले बहुत बड़े संकट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बेहद ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले उन कड़वे आंकड़ों की बात करते हैं जिन्हें द फैक्ट और द डेटा के रूप में देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा साल 2025-26 में एक डरावने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है, पूरे $333 बिलियन। ये पिछले साल के मुकाबले 17% से भी ज्यादा की भारी और ऐतिहासिक बढ़त है। इस ट्रेड डेफिसिट का सीधा गणित यह है कि हम दुनिया के जो सामान बेच रहे यानी जो एक्सपोर्ट्स कर रहे वो पूरी तरह स्टेगनेंट है, यानी हमारी $442 बिलियन पर थमा हुआ है। लेकिन जो सामान हम दुनिया के बाकी देशों से खरीद रहे यानी जो इंपोर्ट्स कर रहे वो 7% बढ़कर $775 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, यानी हम कमा कम रहे और हमारा खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर हमारी इस बेकाबू होती तिजोरी के पीछे कौन जिम्मेदार है? डेटा के मुताबिक इसके पीछे मुख्य रूप से 4 सबसे बड़े गुनेगार है। फर्स्ट क्रूड ऑयल, सेकंड गोल्ड एंड सिल्वर, थर्ड एडिबल ऑयल एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल और भयंकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने क्रूड ऑयल प्राइस इंडेक्स के अनुसार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से तेल की कीमतें 53% तक बढ़ चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस इंटरनेशनल प्राइस शॉक का पूरा असर अभी तक हमारे देश के इंपोर्ट बिल में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में कच्चे तेल को मंगाने का खर्च हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाला है। दूसरा गुनेगार है गोल्ड एंड सिल्वर यानी हमारी सोने चांदी की भूख। भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% बढ़ गया। इसमें सोने का इंपोर्ट तो 24% बढ़ा ही है, लेकिन असली रिकॉर्ड तो चांदी यानी कि सिल्वर ने तोड़ा है, जिसका इंपोर्ट सीधे 150% तक सर्ज कर गया। आज की तारीख में इन प्रीशियस मेटल का कुल इंपोर्ट $90 बिलियन के पार हो चुका है, जो हमारे पूरे इंपोर्ट बिल का अकेले 12% हिस्सा है। ये क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट ग्रुप बन चुका है। लोग स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से डरकर अपने पैसों को फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में डंप करते हैं, जो देश की इकोनॉमी के लिए एक डेड कैपिटल की तरह काम करता है। तीसरा बड़ा सरदर्द है एडिबल ऑयल यानी कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला खाने का तेल। भारत अपनी घरेलू जरूरत का 56% से भी ज्यादा तेल विदेश से इंपोर्ट करता है। साल 2025-26 में इसका इंपोर्ट 12% बढ़ा था, लेकिन अप्रैल 2026 के ताजा आंकड़ों में ये अचानक 40% की रफ्तार से बढ़ा है। ये इस बात का साफ सबूत है कि हम डोमेस्टिक लेवल पर ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि तिलहल का उत्पादन बढ़ाने में पूरी तरह से नाकाम रहे और हमारी थाली का स्वाद पूरी तरह से विदेशी डॉलर पर निर्भर हो चुका है। चौथा सबसे बड़ा चिंता का विषय है फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हमारे देश के खेतों के लिए जो खाद यानी कि फर्टिलाइजर बाहर से आता है उनकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 40% बढ़ गई और यूरिया की कीमतें तो सीधी डबल हो गई। वेस्ट एशिया में चल रहे शिपिंग डिस्टर्बेंस के कारण हमारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल 2025-26 में लगभग 80% बढ़ गया, यानी कि डबल ही हो चुका है। जहां भारत पहले अपनी जरूरत का 31% से 37% फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता था, अब ये आंकड़ा 50% को पार करने की उम्मीद में है। इसके कारण सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल आसमान छू रहा है,
जिससे देश का फिस्कल डेफिसिट भी बेकाबू हो रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इंपोर्ट पिछले साल 20% से भी ज्यादा बढ़ा था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस क्लीन एनर्जी और ईवी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होने वाली एक्यूमुलेटर्स और बैटरीज का इंपोर्ट 50% तक बढ़ चुका है। ये सारे आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश के भीतर से विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी बेतहाशा बाहर बह रही है और हमारी आर्थिक बुनियाद हिल रही है। दोस्तों, ये जो ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिस्कल प्रेशर, सब्सिडी बर्डन और जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन जैसे भारी भरकम और जटिल मैक्रो इकोनॉमिक्स मुद्दे हैं, इन्हें हम आमतौर पर ऊपर से समझ नहीं पाते क्योंकि इनके पीछे बहुत गहरी नीतियां और ग्लोबल डायनेमिक्स होते हैं। अगर आप भी देश और दुनिया की इन पॉलिटिक मेकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक की परतों को पूरी गहराई से और बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको देश के सबसे बड़े और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ना और उसका विश्लेषण करने की आदत डालनी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपके बिजी शेड्यूल में से रोजाना घंटों तक उन मुश्किल आर्टिकल्स को पढ़ना और उनके बैकग्राउंड को खंगालना और उनमें से कम की बातें निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ एक बेहद क्रांतिकारी और मददगार पहल शेयर करना चाहता हूँ, डेली एडिटोरियल समरीज। इस शानदार इनिशिएटिव के जरिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े प्रतिष्ठित अखबारों से महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स का बिल्कुल सटीक, क्रिस्प और इन डेप्थ निचोड़ प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 3 अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। ये इनिशिएटिव आपको ग्लोबल और नेशनल इश्यूज का एक कंप्लीट 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देता है, जो आपकी एनालिटिकल स्किल को एक नए लेवल पे ले जाएगा। ये समरी आपकी समझ को बहुत सॉलिड कर देगी और हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल और लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो कूपन कोड NEW30 का इस्तेमाल करके आपको इसके 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर सीधे 30% का आउटरेट डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी आर्थिक और सामाजिक समझ को किसी शॉर्टकट या सोशल मीडिया की अधूरी अफवाहों के भरोसे मत छोड़े, बल्कि ऑथेंटिक सोर्सेज से खुद को तैयार कीजिए। चलिए अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक और बात करते हैं कि उस सच की जिसे दुनिया से छिपाया जाता है। इसे हम इस पूरे संकट का डार्क या हिडन रियलिटी कह सकते हैं। डेटा के मुताबिक पिछले कुछ ही महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का फॉरेन करेंसी रिजर्व पूरे $21 बिलियन से भी ज्यादा गिर चुका है। अगर आप सोचेंगे कि आखिर ये $21 बिलियन इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया, असल में जब देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होने के कारण भारतीय रुपया यानी कि रूपी कमजोर होने लगता है और डॉलर मजबूत हो जाता है। रुपए को एक फ्री फॉल यानी कि मंदी के दलदल से गिरने से बचाने के लिए, उसकी इंटरनेशनल साख को बनाए रखने के लिए RBI को अपने खजाने से डॉलर निकाल कर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने पड़ते हैं ताकि रुपए की वैल्यू को एक जगह स्टेबिलाईज किया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के शॉर्ट सेलर्स और बड़े हेज फंड्स को इस बात की भनक लग चुकी है कि भारत का खजाना इस वक्त प्रेशर में है। वे चुपचाप भारतीय रुपए के खिलाफ स्पेक्यूलेटिव बेट्स लगा देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इसी रफ्तार से बर्न होता रहा, खत्म होता रहा, तो RBI के पास मार्केट में इंटरवीन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और रुपया डॉलर के मुकाबले इतिहास से सबसे निचले स्तर पर क्रैश हो सकता है। एक और छुपा हुआ पहलू है कि हमारे ग्रीन इकोनॉमी का चाइना डिपेंडेंसी ट्रैप। हम पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि इन EVs में लगने वाले लिथियम आयन बैटरीज और कंपोनेंट्स का इंपोर्ट 50% बढ़ चुका है, जिसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा चीन से इंपोर्ट होता है। यानी हम सिर्फ अपनी निर्भरता एड्रेस बदल रहे हैं। कल तक हम खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल खरीदते थे, आज हम चीन से बैटरी पार्ट्स खरीद रहे हैं। हमारा फॉरेन करेंसी आउटगो कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक नए खतरनाक जाल में फंसता ही जा रहा है, जिसे जियोपॉलिटिकली कंट्रोल करना और भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर आर्थिक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें उस पूरी स्थिति को एक न्यूट्रल और बैलेंस लेंस से भी देखना होगा। क्या सचमुच आज की हालात 1991 जैसे गंभीर है? द आंसर इज अ बिग नो। 1991 में हमारे पास सिर्फ $1 बिलियन से भी कम का रिजर्व था, लेकिन आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सैकड़ों अरब डॉलर का है। हमारे पास बहुत बड़ा और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक कुशन मौजूद है जो किसी भी तत्कालीन झटके को झेल सकता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स हमारे भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ कंजप्शन यानी कि खत्म करने के लिए नहीं है। जब भारत में नए कारखाने लगते हैं, मेक इन इंडिया के तहत फैक्ट्री या सेटअप होती है, तो शुरुआती दौर में हाईटेक मशीनरी और कंपोनेंट्स बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में प्रोडक्टिव इंपोर्ट कहा जाता है। यही इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कल को भारत में बड़े पैमाने पर लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग को जन्म देंगे, जिससे आगे चलकर हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जहां हमारा एक्सपोर्ट सब रिकॉर्ड बना रहा है। रही बात फर्टिलाइजर और खाने के तेल की, तो देश के करोड़ों किसानों को सही समय पर खाद यानी कि फर्टिलाइजर देना हमारी फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए ज्यादा अनिवार्य है। अगर सरकार सिर्फ इंपोर्ट बिल को देखकर खाद का यानी कि फर्टिलाइजर का इंपोर्ट रोक दे या उस पर पाबंदी लगा दे, तो देश में फसलों का भारी कमी हो जाएगी, जिससे देश के भीतर फूड इन्फ्लेशन यानी कि
खाने पाने की चीजों पर महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इसीलिए इस इम्पोर्ट को देश की कमजोरी नहीं बल्कि देश के रीढ़ की हड्डी यानी हमारे कृषि क्षेत्र को जिंदा रखने का एक जरूरी और रणनीतिक कदम माना जाना चाहिए। अब आते हैं उस मामले की पूरी कंट्रोवर्शियल थियरी पर जो इंटरनेशनल फाइनेंस के बंद कमरों में और डिजिटल फोरम्स पर बहुत तेजी से डिस्कस की जा रही है। इसे द शैडो इकोनॉमिक वॉरफेयर की थियरी कहा जा रहा है। इस थियरी के मुताबिक प्रधानमंत्री की यह अचानक आई चेतावनी सिर्फ एक नॉर्मल इकोनॉमिक एडवाइजरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और आसन्न ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की पूर्व तैयारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वेस्ट एशिया का युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के लिए सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये आने वाले समय में सुएज नेवर और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रेड सेंटर्स को पूरी तरह ठप करने वाला है। थियरी कहती है कि सरकार को खुफिया इनपुट्स मिल चुके हैं कि आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और वैश्विक स्तर पर डॉलर की लिक्विडिटी को पूरी तरह से फ्रीज किया जा सकता है। जो देश अपनी डोमेस्टिक डिमांड के लिए पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है, उनकी इकोनॉमी को कोलेटरल डैमेज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए देश की जनता को पहले से ही एक साइकोलॉजिकल ऑस्टेरिटी यानी कि कम खर्च करने की मानसिकता की स्थिति में डाला जा रहा है, ताकि देश का सोना और विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे, जिससे हम किसी भी ग्लोबल सैंक्शन या सप्लाई चेन शॉक का सामना बिना झुके कर सके। क्या ये थियरी सच है या सिर्फ एक वाइड कॉन्स्पिरेसी? इस पर दुनिया भर के टॉप इकोनॉमिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी और तीखी डिबेट छिड़ चुकी है। तो इस पूरे वैश्विक आर्थिक चक्रवात के बीच आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर आपकी और मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए? हमें अपनी लाइफस्टाइल और पर्सनल फाइनेंस में क्या व्यावहारिक बदलाव करने चाहिए? आइए इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, शिफ्ट टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो दुकान से जाकर फिजिकल गोल्ड खरीदने की जिद छोड़ दे, उनकी जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETFs या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इससे आपको सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा भी मिलेगा, सालाना ब्याज भी मिलेगा और देश का फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट बिल भी नहीं बढ़ेगा। सेकंड, स्ट्रिक्टली प्रायोरिटाइज मेड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कपड़े या रोजमर्रा के सामान खरीदते वक्त ब्रांड के बजाय उसके ओरिजिनल को खरीदे। वोकल फॉर लोकल को सिर्फ एक सरकारी नारा न समझे, यह देश की करेंसी को बचाने का हथियार है। अब आप भारत में बना सामान खरीदते हैं तो आपका पैसा देश के भीतर ही सर्कुलेट होता है। थर्ड, ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। छोटी दूरियों के लिए पैदल चले या साइकिल का इस्तेमाल करें। ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पुलिंग का उपयोग करें। अगर आपकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही है तो उसे सहर्ष स्वीकार करें ताकि देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम हो सके। फोर्थ, चूज ट्रेडिशनल डोमेस्टिक ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स के मामले में विदेशी पाम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल के जाल से बाहर निकले। हमारे पारंपरिक और स्थानीय तेल जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या नारियल का तेल का इस्तेमाल करें। यह आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है और देश के किसानों के लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकारों की पॉलिसियों पे नहीं चलती, वो आप और हम जैसे करोड़ों नागरिकों के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री की यह अपील हमें एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से बचा पाएगी? क्या आप देश के लिए अपनी सुख सुविधा और विदेशी सामानों के शौक को थोड़ा कम कर सकते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए इस बेहद गंभीर मुद्दे पर एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्मेटिव डिबेट नीचे कमेंट सेक्शन में शुरू करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और इसके कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश के ऐसे ही क्रिटिकल इश्यूज को हमेशा अपडेट रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।